अधूरी प्रेम कहानी भाग एक। अनजान राहों में मिले थे हम, अजनबी कहानी थी। दरमिया अपने खामोश निगाह थे, मंजिल अनजान थी। मैं जान लूँ तुमको ये तो बस बहाना था। मैं तेरी दीवानी थी, तू मेरा दीवाना था। मुझे आजकल मैनेजर साहब की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनकी यह बार बार कोशिश रहती कि सुमन को ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे दूर रखे, और वो खुद हमेशा कोई ना कोई काम में उलझा कर उसे अपने आसपास रखे। वो तो भला हो सेठ जी का कि सुमन को इतना मानते हैं और भरोसा करते हैं कि उसे लगातार आगे बढ़ने का मौका देते रहते हैं, और उसे कंपनी का मार्केटिंग हेड बना दिया था। सुमन हाथ में फाइल लेकर मैनेजर साहब के ऑफिस में पहुंची। शायद उस पर कुछ ज़रूरी बात करनी थी। उसी समय सेठ जी ने मुझे आवाज़ लगाकर बुलाया। मैं दौड़ते हुए सेठ जी के पास ऑफिस में घुसा और उनके आदेश का इंतज़ार करने लगा। सेठ जी मुझे देखते ही एक फाइल देखकर कहा, देखो, जल्दी में मैडम ने तो फाइल लिया ही नहीं, तो बात क्या करेगी। इसी जल्दी से मैडम को पहुंचा दो फाइल, ताकि इसी के अनुसार मैडम को निर्देश मिले। मैं फाइल लेकर जल्दी से मैनेजर साहब के ऑफिस में घुस गया, और तभी मैंने देखा विशाल बाबू मैनेजर साहब सामने बैठी हुई सुमन का हाथ पकड़कर उसकी ओर देखते हुए बोल रहे थे, सुमन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो सुनकर हैरान हो गया था। अचानक मुझसे इस तरह कमरे में देखकर वो भड़क गए और गुस्से में बोले, तुम देख नहीं रहे हो, हम लोग ज़रूरी बात कर रहे हो। तुम इसे समय बिना इजाज़त के लिए अंदर कैसे आ गई। तुम तो जाहिल के जाहिल हो रहे। जाओ यहाँ से थोड़ी बार देर आओ। मैं तो बोल भी नहीं सका कि सेठ जी का आदेश मानकर वह फाइल पहुँचाने आया हूँ। लेकिन यहाँ तो दूसरे ही प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही थी। उसके हाथ में सुमन का हाथ देखकर मुझे भी जोर का गुस्सा आया था, और सोचा कि कुर्सी उठाकर उसके सिर पर मार दूं। लेकिन सुमन की इज्जत का ख्याल करके मैनेजर साहब से उलझना ठीक नहीं समझा मैंने, और चुपचाप उनके ऑफिस से बाहर चला गया। लेकिन गुस्से को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए सीधा कैंटीन में जाकर बैठ गया और गिलास का पानी पीकर अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। उधर अचानक मैनेजर साहब की बातें सुनकर सुमन शॉक रह गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैनेजर साहब के दिल में ऐसी बात चल रही है। ऊपर से सुमन का गुस्सा इसलिए और भड़क गया क्योंकि मैनेजर ने मुझको नीचा दिखाने का कोशिश की थी। इसी गुस्से में सुमन तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोल पड़ी, इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देती। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इस बात के लिए भी शर्म आनी चाहिए कि रघु को इस तरह बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया आपने। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैनेजर साहब नाराज़ होते हुए बोले, वो एक मजबूर है और शादीशुदा भी है, और तुम एक पढ़ी लिखी सुंदर और उचित पोजीशन पर हो। लोग और समाज क्या कहेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ में क्या कमी है, और उस एक मजदूर रघु में ऐसा क्या है कि उसके लिए मुझे ठुकरा रही हो। वो तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता और खिला सकता। दूसरी तरफ मुझे देखो, मेरे पास में क्या नहीं है। धन दौलत और रुबाब सब कुछ है, जो एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मैं तुम्हें वो सारी खुश सुविधा और समाज में प्रतिष्ठा से सिर उठाकर जीने का अवसर प्रदान कर सकता हूँ। आगे हम दोनों मिलकर अपना कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं।
और एक शानदार जीवन जी सकते हैं। मैं तुम्हें टॉप की मॉडल बनाऊंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें फैसला करना है तुम्हें कैसे ज़िंदगी जीना है। मैंने तो पहले ही वो कह दिया कि आगे से इस तरह की बातें हमसे ना करें, और सुमन उठकर चली गई। मैनेजर साहब मन ही मन सुमन के इस व्यवहार से जल भुन गया और मन में ठान लिया कि इस दोनों के बीच संबंध विच्छेद कर रहूँगा और अंत में मैं सुमन से शादी करूँगा। देखता हूँ वो कैसे नहीं राजी होती है। मैं कैंटीन में बैठा सोचने लगा, कल से तो मुझे नए ऑफिस में जाना था और आज मैं यहाँ ऐसा देख पाया हूँ, और कल से मैं यहाँ आना बंद भी हो जाएगा। मेरे पीछे में सुमन को मेरे विरुद्ध खूब भड़काया और सुमन को शादी के लिए राजी और मजबूर किया होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। नौकरी छोड़ने से भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा मुझे। तभी देखा सुमन भी अपना टिफिन लेकर कैंटीन में आ रही थी। वो थोड़ा उदास दिख रही थी, लेकिन आते ही टिफिन खोलकर फीकी हंसी हंसते हुए बोली, देखो आज तुम्हारे मनपसंद का सत्तू वाली रोटी लेकर आई हूँ। मैं अपने गुस्से पर काबू किया और मुस्कुराते हुए उसकी टिफिन से रोटी लेकर खाने लगा। तभी सुमन बोली, अरे हाँ, तुम सेठजी के पास गए थे। मैंने सेठजी का फरमान सुना दिया कि वो चौंक कर बोली, लगता है यह मैनेजर का किया किराया साजिश है। तुमने क्या कहा सेठजी को? मैं जवाब देने के बजाय सुमन से ही प्रश्न कर बैठा, तुमने मैनेजर साहब को क्या जवाब दिया? सुमन को यह सवाल अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो मेरी ओर गौर कर देखने लगी और कहा, तुम्हें बताओ मैंने क्या जवाब दिया? तुम्हारे अंदर की बात मुझे क्या पता, मैंने कहा। शायद तुम्हें उनकी बात ठीक लगी हो और तुम उसे स्वीकार कर रही हो। अचानक गुस्से में उसका एक थप्पड़ मेरे गाल पर उठा और वो बिना खाए चली गई। मुझे महसूस हुआ कि उसका दिल इस तरह नहीं दुखना चाहिए था। तभी चपरासी रामू काका आए और बोले, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। उसका नाम सुनते ही मैं गुस्से से भर गया। तभी मेरी मनस्थिति को देखते हुए रामू काका को लगा कि मैं मैनेजर साहब से मारपीट ना करूं, इसलिए समझाने का ख्याल से बोले, तुम्हें सोच कर विचार कर कोई कदम उठाना चाहिए। मैं मैनेजर साहब मालिक का दूर का रिश्तेदार हूँ। सारी बातें रामू काका को पता थी शायद। इतने दिनों से हम लोग साथ जो काम कर रहे थे। मुझे भी लगा कि रामू काका ठीक ही कह रहे हैं और मैं अपने को संभाल कर मैनेजर के ऑफिस में चला गया। उन्होंने मुझे घृणा भरी नज़रों से देखा और मेरे लिए फाइल में मेरे सामने फेंकते हुए कहा, इसे सेठ जी के पास पहुंचा दो। मैं फाइल लेकर चुपचाप उसके ऑफिस में निकल गया और सेठ जी के हवाले पर दिया और फिर अपने दूसरे काम में लग गया। शाम हो चली थी और काम समाप्त कर घर जाने का वक्त भी हो गया था, लेकिन सुमन कहीं दिख नहीं रही थी। मैं रामू काका से पूछ बैठा, मैडम, सुमन मैडम कहाँ है? रामू काका बोले, वो तो सेठ जी के साथ कहीं बाहर गई है। सुनकर मेरा मन दुखी हो गया था। कल से तो भेंट ही नहीं हो पाएगी हमारी, क्योंकि दूसरे ऑफिस में जाना जो होगा जॉब के लिए। मैं यूं ही सुमन का इंतज़ार करता रहा और सोचता रहा कि अगर अभी सुमन मिल जाती तो अपने किए की माफ़ी मांगकर दिल का बोझ हल्का कर लेता। वैसे भी मेरी छोटी छोटी गलतियों को सुमन ने
कितनी बार माफ़ किया है। उसका दिल जो बहुत बड़ा है। लेकिन तभी दरवाजे वाला मेन गेट बंद करने आ गया। तो मुझे अब घर जाना चाहिए और उचित ही रहेगा। लोग ठीक ही कहते हैं कि वही होता है जो खुद चाहता है। हमारे चाहने से क्या होगा। घर पहुँचते ही हरिया पूछ बैठा, क्या बात है रघु भैया, मुँह क्यों उदास है। मैं मैडम वाली घटना बात बता दी। वो तो बोला, इतना टेंशन मत लो, प्यार में यही सब तो होता ही रहता है। आप देखना मैडम ज़रूर आपसे मिलने आएगी, वह बोला और खाना खाने चला गया। हम लोग सब साथ खाना खाने बैठे तो गए, लेकिन मुझसे खाना नहीं गया और पानी पीकर चुपचाप सोने चला गया। मैं बस यही सोचता रहा, मैं जाहिल अनपढ़ गंवार सुमन को हमेशा दुखी ही देता रहा। फिर भी वो बेचारी मेरे से ही चिपकी रहती है। उसके दिल में मेरे लिए बहुत स्नेह है। सुबह लगा जैसे कोई कोमल हाथ मुझे जगा रहे हो। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। मैं समझा कोई सपना देख रहा हूँ और फिर सोने की कोशिश करने लगा हूँ। इस बार सचमुच कोई मुझे पकड़ कर जगा रहा था। मैं आँख खोला तो चौंक गया। मैंने आंखें खोली तो चौंक गया। सुमन मुझे जोर से पकड़ रखी थी और उसके आंसू के गरम गरम बूंदे को मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। मेरी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी और मैं हड़बड़ाकर उठा बैठा। उसकी सिकसिकों से मेरी भी आँख गीली हो गई और हम लोग एक दूसरे को थामे कुछ देर यूं ही आंसू बहते रहे, ताकि मन में बैठे शक का मोल आंसुओं से धुल जाएगा। अब दिल पर पड़ा बोझ हट चुका था और मन हल्का लगने लग रहा था। मैंने बाहर देखा तो सूरज अपनी लालिमा लिए उग रहा था, जैसे अब हमारे जीवन में भी उजाला होने वाला है। अधूरी प्रेम कहानी भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।